नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। हफ्ते की बड़ी खबर रही चाबहार रेल परियोजना। खबरों में भारत को बाहर किए जाने का था दावा। ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने किया खबरों का खंडन। लगातार दूसरे साल अमेरिका बना रहा भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर के मुकाबले 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर रहा द्विपक्षीय व्यापार। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है भारत। शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार का एक और अहम फैसला। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जारी की प्रज्ञता गाइडलाइंस। स्थानीय जरूरतों के मुताबिक नियम बनाए राज्य। दिव्यांगजनों के लिए शीर्ष अदालत का बड़ा फैसला। सरकारी नौकरी और शिक्षा में SC/ST की तरह ही दिव्यांगजनों को है बराबर छूट का अधिकार। अनमोल भंडारी बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। और लंबी जद्दोजहद के बाद त्रावणकोर के राज परिवार के हक में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर में संपत्ति के प्रबंधन को लेकर कोर्ट में था मामला। शैबियत अधिकारों के मुताबिक संपत्ति का प्रबंधन कर सकेगा राज परिवार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते सुर्खियों में रही बड़ी खबर के साथ। खबरों में कहा गया कि ईरान ने चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक बनाई जा रही रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया है। इस खबर के आने के बाद ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी ने इस खबर को गलत बताया। उनके बयान के मुताबिक ईरान भारत के साथ जाहेदान चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट में कोई डील में पहले से ही नहीं था। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर करने की वजह समय पर फंडिंग न मिलने को बताया गया है। यह रेल लाइन अफगानिस्तान की सीमा के साथ चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक बनाई जानी है, लेकिन ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी ने बताया कि चाबहार में भारत की तरफ से 2 निवेश किए जाने हैं। पहला पोर्ट में मशीनरी और इक्विपमेंट से, वहीं दूसरा $150 मिलियन के निवेश से संबंधित है। भारत के साथ निवेश के समझौतों की सूची में चाबहार रेल परियोजना भी शामिल थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके अलावा भारत और चीन के बीच एक रणनीतिक साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के तहत चीन की चाबहार ड्यूटी फ्री जोन और ऑयल रिफाइनरी में भागीदारी शामिल है। साथ ही चाबहार पोर्ट में एक बड़ी भूमिका की संभावना है। चाबहार पोर्ट को भारत, ईरान और अफगानिस्तान के द्वारा विकसित किया जा रहा था। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसे मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के अवसरों के लिए गेटवे माना जाता है। भारत के लिए यह पोर्ट कूटनीतिक लिहाज से बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से इसकी नज़दीकी और अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए रास्ता इसी पोर्ट से होकर गुजरता है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। आपको बता दें कि मध्ययुगीन यात्री और पर्शियन स्कॉलर अल बरूनी ने अपनी किताब तारीख उल हिंद में बताया है कि तटीय भारत की शुरुआत तिस नाम के कस्बे से होती है। तिस वर्तमान चाबहार में ही स्थित है। और अब बात करते हैं बीते दिनों आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की। इसमें नीति आयोग ने भारत का दूसरा वॉलंटरी रिव्यू पेश किया है। इस रिपोर्ट को डेकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल नाम दिया गया है। रिपोर्ट में 17 SDGs की प्रगति और भारत की इनको हासिल करने की लोकलाइजिंग अप्रोच के बारे में चर्चा की गई है। इस साल SDGs को हासिल करने के लिए 2 साधन लॉन्च किए गए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर SDG और कॉस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ SDGs। अब बात करते हैं 17 SDGs और रिपोर्ट में बताई गई भारत में इनकी प्रगति की। पहला SDG है हर जगह से हर रूप में गरीबी को खत्म करना। राष्ट्रीय अनुमान के मुताबिक भारत में गरीबी 2004-05 के 37.2% के मुकाबले 2011-12 में 21.92% हो गई है। दूसरा SDG है जीरो हंगर यानी भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा को हासिल करना। भारत ने साल 2018-19 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 97.6% लाभार्थियों को कवर किया है। 2015-16 में यह आंकड़ा 95.2% था। तीसरा SDG है अच्छा स्वास्थ्य। 2018 में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना 10 मिलियन लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है।
चौथा एसडीजी गुणवत्ता परक शिक्षा की बात करता है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, वहीं ड्रॉप आउट रेशियो में कमी आई है। पांचवा एसडीजी लैंगिक समानता की बात करता है। भारत की संसद के निचले सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व साल 2014 के 11.4% के मुकाबले 2019 में 14.4% हो गया है। छठा एसडीजी स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। भारत सरकार को जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर ग्रामीण परिवार तक पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सातवां एसडीजी वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। साल 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के जरिए भारत के सभी 6,03,175 गांवों के लगभग सभी घरों में बिजली पहुंचाई गई है। आठवां एसडीजी गरिमामय काम और आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। इस लिहाज से भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। नवा एसडीजी उद्योग, नवाचार और अवसंरचना से संबंधित है। विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में साल 2014 के 142वें स्थान के मुकाबले 2019 में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया है। 10वां एसडीजी असमानता को कम करने से संबंधित है। 2017-18 के यूनियन बजट में एससी और एसटी की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट का 2.96% एलोकेट किया गया था। 2015-16 में यह आंकड़ा 2.47% था। 11वां एसडीजी सतत शहरों और समुदायों से संबंधित है। स्मार्ट सिटीज मिशन ने 100 शहरों और 100 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। 12वां एसडीजी जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है। भारत जैविक खेती के तहत आने वाली जमीन के मामले में 9वें स्थान पर है। 13वां एसडीजी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कुल विद्युत उत्पादन में 36% योगदान नवीकरणीय स्रोतों का है। 14वां एसडीजी पानी के अंदर के जीवन से संबंधित है। भारत के मैंग्रोव के तहत आने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। 15वां एसडीजी जमीन पर जीवन से संबंधित है। भारत ने वनों के प्रबंधन और वनों पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच को अपनाया है। 16वां एसडीजी शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं से, वहीं 17वां एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की साझेदारी से संबंधित है। हालिया आयोजित हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को रिव्यू करने और फॉलो अप करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म हर साल जुलाई में यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तत्वावधान में मीटिंग करता है। हाल ही में पश्चिमी एशियाई देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से सीमा पर तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हालिया तनाव के बीच अजरबैजान के कम से कम 4 सैनिकों की मौत हुई है। लगभग 4 दशकों से इन दोनों देशों के बीच कई तरह के क्षेत्रीय विवाद और नस्लीय संघर्ष चल रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर दक्षिणी काकेशस के नागोर्नो काराबाख रीजन पर हुआ है। आपको इस बात से रूबरू करा दें कि इस झगड़े की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हुई। दोनों देश सामरिक महत्व के चलते इस क्षेत्र पर अपनी दावेदारी पेश करते आए हैं। शुरुआत में नागोर्नो काराबाख के लोगों ने एक रेफरेंडम किया था कि वे इन दोनों देशों से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन इस रेफरेंडम का अजरबैजान ने बहिष्कार किया था। यह नस्लीय झगड़ा उस समय और खतरनाक हो गया जब नागोर्नो काराबाख की एक प्रशासनिक इकाई ने यह फैसला किया कि वह बड़ी तादाद में अर्मेनियाई जनसंख्या के साथ अर्मेनिया में शामिल हो जाएगी। इस फैसले के बाद वहां हिंसक झड़पें होने लगीं। 1994 में रूस ने संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और अभी तक दोनों देशों के बीच बार बार सैन्य संघर्ष हो रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों ही पश्चिमी एशियाई देश हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और यह रूस, जॉर्जिया, अर्मेनिया और ईरान से अपनी सीमा साझा करता है, जबकि इसका पूर्वी हिस्सा कैस्पियन सागर से सटा हुआ है। नेक्सकवियन अजरबैजान का एक एक्सक्लेव यानी बहिर्क्षेत्र है जो अर्मेनिया के दक्षिण में है और यह ईरान और तुर्की से सीमा साझा करता है। आर्मेनिया की बात करें तो यह एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी यह चारों तरफ से आसपास के देशों से घिरा है। ये देश हैं जॉर्जिया, तुर्की और अजरबैजान। विवादास्पद क्षेत्र नागोर्नो काराबाख पूरी तरह अजरबैजान में है, लेकिन इस पर दोनों देश अपना दावा जता रहे हैं। पिछले दिनों इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने का फैसला सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में लिया गया था। दुनिया भर में इस तरह के कई मॉडलिंग फोरम हैं। अमेरिका में इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह फोरम ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहने वाले कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म देता है।
भारत में हालिया मॉडलिंग फोरम की स्थापना से पहले इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्लेटफॉर्म नहीं था। सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की बात करें तो यह भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा साझेदारी का अहम हिस्सा है। सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की अध्यक्षता नीति आयोग और यूएस स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिलकर करते हैं। इसकी 3 मुख्य गतिविधियां हैं: ऊर्जा डाटा प्रबंधन, ऊर्जा मॉडलिंग और निम्न कार्बन तकनीकों पर संगठन। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम भारत में ऊर्जा से जुड़े कुछ प्रयासों में तेजी लाएगा। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहां ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का परीक्षण किया जा सकेगा। भारत सरकार को ऊर्जा क्षेत्र में फैसले लेने के लिए सूचना देना इसका मकसद रहेगा। यह फोरम मॉडलिंग टीमों, सरकार और नॉलेज पार्टनर्स के बीच समन्वय को मजबूत करेगा। शुरुआत में नीति आयोग इस फोरम की गतिविधियों का समन्वय करेगा और इसकी शासकीय संरचना तय करना भी नीति आयोग का काम होगा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका 2019-20 में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। यह लगातार दूसरा साल है जब अमेरिका भारत के ट्रेड पार्टनर के रूप में शीर्ष पर रहा। यह दोनों देशों के बीच बढ़ रहे मजबूत आर्थिक संबंधों को दिखाता है। 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 बिलियन डॉलर का रहा, जबकि 2018-19 में यह 87.96 अरब डॉलर का था। गौरतलब है कि अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस है। आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में भारत ने 17.42 बिलियन डॉलर का सरप्लस ट्रेड अमेरिका के साथ किया। 2018-19 में अमेरिका का भारत का टॉप ट्रेड पार्टनर बनने से पहले चीन 2013-14 से 2017-18 तक भारत का टॉप ट्रेड पार्टनर रहा था। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019-20 में 81.87 बिलियन डॉलर का रहा, जो कि 2018-19 में 87.08 बिलियन डॉलर का था। चीन के साथ व्यापार में भारत ट्रेड डेफिसिट में रहा है, लेकिन 2019-20 में यह ट्रेड डेफिसिट घटकर 48.66 बिलियन डॉलर रह गया, जो कि वित्त वर्ष 2018-19 में 53.57 बिलियन डॉलर था। बीते दिनों विश्व टैरिफ प्रोफाइल का 2020 संस्करण जारी हुआ। यह एक स्टैटिस्टिकल ईयरबुक है जो WTO के सदस्यों और अन्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लगाए गए टैरिफ और नॉन टैरिफ उपायों पर व्यापक जानकारी देता है। इसे WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र और UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने मिलकर बनाया है। इस बार एक नए विशेष विषय कोविड-19 के दौर में चिकित्सा वस्तुओं और चिकित्सा आपूर्ति के लिए बाजार तक पहुंच को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार WTO के सदस्यों द्वारा सभी चिकित्सा उत्पादों पर औसत टैरिफ 4.8% लगाया गया है। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उत्पादों यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा औसतन टैरिफ 11.5% लगाया गया है। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल 2020 में 164 WTO सदस्यों के साथ डाटा उपलब्धता के आधार पर अन्य देश और सीमा शुल्क क्षेत्र के लिए मुख्य टैरिफ मापदंडों को कंपाइल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का औसत इंपोर्ट ड्यूटी 17.6% रहा, जबकि भारत में 2% ड्यूटी फ्री आयात भी किया गया। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 को लागू करने के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट नियमों को जारी किया है। यह अधिनियम श्रम कानून सुधारों के लिए अगस्त 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 से संबंधित नियम हैं। नए ड्राफ्ट नियमों को प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों के लिए सर्कुलेट किया गया है। बड़े बदलाव के तौर पर देखें तो न्यूनतम मजदूरी और अन्य लाभों की पात्रता के लिए प्रतिदिन काम की आवश्यकता को 9 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिया गया है। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी की गणना करने के लिए मानक श्रमिक वर्ग परिवार होगा। इसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और 2 बच्चे शामिल होंगे। परिवार को 3 वयस्क उपभोग इकाइयों की तरह माना जाएगा। इस आय की गणना में भोजन में प्रतिदिन प्रति इकाई 2700 कैलोरी की खपत का मूल्य, प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 66 मीटर कपड़े का मूल्य लिया जाएगा। साथ ही किराया खर्च, भोजन और कपड़ों के खर्च का 10% माना जाएगा। ईंधन, बिजली और बाकी खर्चे न्यूनतम मजदूरी के 20% के बराबर होंगे, जबकि बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन और आकस्मिक खर्च न्यूनतम मजदूरी के 25% के बराबर होगा।
आपको बता दें कि न्यूनतम मजदूरी में भोजन, निवास और कपड़ों जैसी जीवन की बस मुख्य जरूरतें शामिल हैं। वहीं लिविंग वेज में किसी विशिष्ट समुदाय में रहने की लागत के आधार पर बुनियादी जरूरतों के लिए आवश्यक मजदूरी शामिल है। इसमें न्यूनतम मजदूरी के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि जरूरतों का खर्च भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी को किसी सामूहिक समझौते या फिर व्यक्तिगत अनुबंध के द्वारा कम नहीं किया जा सकता। इधर हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 पर एक श्वेत पत्र जारी किया। इसे टीफैक यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल द्वारा तैयार किया गया था। यह श्वेत पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के प्रभाव को समझने और उसका मूल्यांकन करने में मदद करेगा। साथ ही नीति निर्माताओं और जनता को आर्थिक आघात को कम करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों में मार्गदर्शन देगा। श्वेत पत्र में स्वास्थ्य सेवा, मशीनरी, आईटी टेक्नोलॉजी, कृषि, विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर खासा ध्यान दिया गया है। दरअसल ये क्षेत्र आपूर्ति और मांग, सेल्फ सफिशिएंसी और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता रखते हैं। इससे बाजार के रुझान और अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। श्वेत पत्र ने मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, एमएसएमई क्षेत्र, वैश्विक संबंधों जैसे कि एफडीआई, नई टेक्नोलॉजीज आदि के क्षेत्रों में पॉलिसी विकल्पों की पहचान की है। इसमें की गई सिफारिशें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और नीतिगत प्रोत्साहन को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। TIFSC का गठन 1988 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था। इसका मकसद राष्ट्रीय महत्व के चुनिंदा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार को लाना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञता गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन जारी की है। NCERT द्वारा तैयार की गई ये गाइडलाइंस केवल सलाहकारी हैं। राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के मुताबिक नियम बनाने को कहा गया है। गाइडलाइंस के बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं प्रज्ञता का मतलब क्या है। प्रज्ञता अंग्रेजी अक्षरों PRAGYATA से मिलकर बना है। इसमें P का अर्थ है प्लान, R का अर्थ है रिव्यू, A का अरेंज, G का गाइड, Y का यैक या टॉक, A का अर्थ है असाइन, T का अर्थ है ट्रैक, A का अर्थ है अप्रिसिएट। वहीं गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 1.5 घंटे की लाइव ऑनलाइन क्लास रखी जा सकती है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह अवधि 3 घंटे की है। KG यानी किंडरगार्टन, नर्सरी और प्री स्कूल के लिए स्क्रीन टाइम 30 मिनट का है, जिसमें पेरेंट्स से बातचीत की सलाह दी गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा के लिए फेस टू फेस क्लास ली जाए। कुछ ऐसे तरीकों पर काम करना होगा जिससे सभी बच्चों तक क्लास की पहुंच हो सके। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, वहीं कुछ बच्चों के पास रेडियो जैसे साधन ही है। कुछ तरीके मसलन क्लास को डाउनलोड करना, रेडियो और टीवी कार्यक्रमों के जरिए, व्हाट्सएप के माध्यम से क्रिएटिव टास्क देकर भी बच्चों तक शिक्षा सुलभ कराई जानी चाहिए। डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में चल रहे सभी माध्यमों को एकीकृत करते हुए 17 मई 2020 को PM ई-विद्या कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेट ग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के मुताबिक अब नेट ग्रिड FIR और चोरी के वाहनों के मामलों में NCRB के केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस से जानकारी ले सकता है। दरअसल 2009 में पहली बार यह विचार किया गया कि नेट ग्रिड को सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाए, यानी कि इन एजेंसियों को किसी संदिग्ध के बैंकिंग अकाउंट, फ़ोन नंबर या फिर इमिग्रेशन के एंट्री और एग्जिट जैसी महत्वपूर्ण और गोपनीय सूचनाओं को सीधे यहीं से उपलब्ध कराया जा सके। इस परियोजना को 31 दिसंबर 2020 तक लाइव करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले मार्च में हुए एक समझौते ने नेट ग्रिड को CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के डेटाबेस तक पहुंच की सुविधा दी गई थी। CCTNS लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को जोड़ता है और सभी राज्य पुलिस को CCTNS में FIR दर्ज करना अनिवार्य है। समझौते के मुताबिक नेट ग्रिड को किसी संदिग्ध के FIR में लिखे विवरण जैसे उसके पिता के नाम, टेलीफोन नंबर आदि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इधर सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिहाज से NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक निर्णय लिया है।
इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को परफॉर्मेंस का असेसमेंट करके उन्हें रैंकिंग दी जाएगी। इसका मकसद गुणवत्ता सुधार, हाईवे का यूज करने वालों को बेहतर सुविधाएं देना और जहां भी जिन संसाधनों की जरूरत है उन्हें उपलब्ध कराना है। असेसमेंट 3 प्रमुख श्रेणियों के तहत किया जाएगा। इन श्रेणियों में हाईवे एफिशिएंसी, हाईवे सेफ्टी और यूजर सर्विसेज शामिल हैं। इसमें अन्य महत्वपूर्ण मानक मसलन ऑपरेटिंग स्पीड, इंसिडेंट रिस्पांस टाइम, क्रैश बैरियर्स, इल्यूमिनेशन, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की उपलब्धता, वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य सुविधाएं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी शामिल किया जाएगा। हाईवे कॉरिडोर को ओवरऑल रैंकिंग के अलावा BOT, HAM और EPC प्रोजेक्ट्स को अलग से भी रैंकिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि BOT, EPC और HAM सड़क अवसंरचना निर्माण के मॉडल हैं। BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में प्राइवेट प्लेयर्स सड़क निर्माण करते हैं, उसके बाद कुछ निश्चित सालों तक उसे ऑपरेट करने के बाद सरकार को ट्रांसफर कर देते हैं। EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल में NHAI सड़क निर्माण के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भुगतान करती है। इनका रोड के टोल कलेक्शन मेंटेनेंस में कोई योगदान नहीं होता। HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल EPC और BOT का मिक्स है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग जनों के अधिकारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक रूप से पिछड़ा बताया गया है, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की तरह ही छूट का अधिकार है। गौरतलब है कि जनरल कैटेगरी के मानकों को पूरा करने के नियमों की वजह से दिव्यांग व्यक्ति उन्हें मिलने वाले आरक्षण का उचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 2012 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अनमोल भंडारी बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मामले में दिव्यांग व्यक्ति को सामाजिक रूप से पिछड़ा माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले की एक और बात पर भी जोर दिया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि नए अकादमिक कोर्सेज को मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। इसे बनाने में अगर ज़रूरत हो तो एक्सपर्ट की सलाह भी लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि बौद्धिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की सीमाएं शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा होती हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। त्रावणकोर का राज परिवार मंदिर की संपत्ति को प्रबंधित करने के अधिकार को लेकर पिछले कई सालों से अदालत में था। हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 के केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शैबियत अधिकारों के मुताबिक राज परिवार के मंदिर की संपत्ति को प्रबंधित करने के अधिकार को बनाए रखा है। शैबियत अधिकार एक पारंपरिक कानून है जिसमें देवता के वित्तीय मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार शामिल होता है। आपको बता दें कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के 108 पवित्र विष्णु मंदिरों या दिव्य देशम में से एक है। इसे श्री आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में केरल और द्रविड़ शैली की मिलीजुली बनावट देखने को मिलती है। मंदिर के देवता विष्णु की मूर्ति 12,008 शालिग्राम से बनी हुई है। मूर्ति शेषनाग पर लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर का वर्णन तमिल भाषा में लिखित वैष्णव साहित्य दिव्य प्रबंधम में मिलता है। मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी से मिलता है। प्राचीन त्रावणकोर में मंदिर की देखरेख और संपत्ति का अधिकार नायर राजाओं के पास था, जिनसे यह अधिकार त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने लिया था। मंदिर की वर्तमान संरचना उन्हीं के द्वारा बनवाई गई है। साल 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर का साम्राज्य भगवान पद्मनाभ को सौंप दिया था। उन्होंने अपनी तलवार भगवान को समर्पित करते हुए वचन लिया था कि राज परिवार भगवान के नाम पर ही राज्य को संभालेगा। इसके बाद से ही वे और उनके वंशज पद्मनाभ दास के रूप में जाने जाते हैं। ये इतिहास जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि त्रावणकोर का राज परिवार किन आधारों पर यह केस लड़ रहा था। हाल ही में द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में वैश्विक स्तर पर लगभग 690 मिलियन लोग कुपोषित या भूखे रहे, जो कि 2018 की तुलना में 10 मिलियन ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भूखे लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक एशिया में है, लेकिन यह अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ रही है। एक पूर्वानुमान यह भी है कि कोविड-19 महामारी 2020 के अंत तक 130 मिलियन से अधिक लोगों को क्रोनिक हंगर के दायरे में ला देगी।
रिपोर्ट ने एसडीजी के जीरो हंगर गोल को 2030 तक पाने के लक्ष्य पर भी संदेह जताया है। साथ ही ये भी कहा है कि लगभग 3 बिलियन लोग पौष्टिक आहार से अभी भी वंचित रह जाते हैं। रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में 60 मिलियन की कमी आई है, पर साथ ही इस दौरान भारतीय वयस्कों में मोटापा काफी तेजी से बढ़ा है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक मनुष्यों में होने वाले लगभग 60% संक्रामक रोग और सभी नए संक्रामक रोगों में से 75% जूनोटिक हैं। यह रिपोर्ट UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और ILRI यानी अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी की गई है। जूनोसिस या जूनोटिक रोग एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य में पशुओं द्वारा फैलती है। जूनोटिक संक्रमण में रोग का कारक बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी कुछ भी हो सकता है। ये संक्रमणों को फैलाने वाले जानवरों के द्वारा मनुष्यों में चले जाते हैं। इस रिपोर्ट में 7 एंथ्रोपोजेनिक ड्राइविंग कारकों की पहचान की गई है जिससे कि जूनोटिक रोगों का प्रसार होता है। इन कारकों में पशु प्रोटीन की मांग में वृद्धि, इंटेंस और अनसस्टेनेबल खेती में वृद्धि, वन्य जीवों का बढ़ता उपयोग और एक्सप्लॉयटेशन, प्राकृतिक संसाधनों का अनसस्टेनेबल उपयोग, यात्रा और परिवहन, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव और जलवायु परिवर्तन संकट शामिल हैं। UNEP और ILRI ने जूनोटिक बीमारी के प्रकोप और महामारी के प्रबंधन व रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण पर जोर दिया है। रिपोर्ट में वन हेल्थ दृष्टिकोण के आधार पर 10 सिफारिशें की गई हैं जो भविष्य की महामारियों से निपटने में सहायक साबित हो सकती हैं। हाल ही में इटली में आल्प्स पर्वत के प्रेसेना ग्लेशियर के कुछ हिस्सों में गुलाबी रंग की परत दिखाई दी। आमतौर पर यह घटना मध्य अक्षांशों और ध्रुवों पर बसंत और गर्मियों के दौरान होता है। कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके पीछे का कारण एंकिलोनिमा नॉर्डेंस्कोइल्डाई नामक ग्लेशियर शैवाल है। हालांकि कुछ दूसरे जानकार इसके हिम शैवाल क्लैमाइडोमोनस निवालिस होने की अधिक संभावना बता रहे हैं। आमतौर पर बर्फ सूर्य के विकिरण का 80% से अधिक वायुमंडल में वापस परावर्तित करती है। यह एल्बिडो प्रभाव के कारण होता है क्योंकि बर्फ सफेद होने की वजह से ज्यादा विकिरण अवशोषित नहीं करती, लेकिन बर्फ पर इन शैवालों की परत की वजह से इन पर गहरे रंग की परत जम जाती है। इससे यह ज्यादा विकिरण को अवशोषित करने लगता है और अधिक तेजी से पिघलने लगती है। आपको बता दें कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार 8 अल्पाइन देशों फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिचेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया में लगभग 1200 किलोमीटर तक है। एक दुर्लभ जीव पेंगोलिन के अस्तित्व पर हमेशा की तरह संकट बना हुआ है और इस बात का खुलासा संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में भी किया गया है। 10 जुलाई को UNODC ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े बताए गए हैं वे चेताने वाले हैं। रिपोर्ट की माने तो 2014 से 2018 के बीच किसी न किसी वजह से पेंगोलिन्स पर हमले काफी बढ़ गए हैं। इनमें 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेजी से फैलती कोरोना महामारी के चलते वैश्विक जगत का ध्यान इस तरफ नहीं रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन्य जीवों के अवैध व्यापार में तेजी आई है, जो कि एक चिंता का विषय है। आपको बता दें कि पेंगोलिन के शरीर पर एक मोटा कवच होता है जिसके चलते इस जीव का अवैध व्यापार किया जाता है। UNODC के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सीजर्स डेटाबेस के मुताबिक 2013 से 2017 के बीच लगभग 13 टन का व्यापार हुआ है। दरअसल इसके मांस और कवच का इस्तेमाल दवाओं को बनाने में किया जाता है। जानकार यह भी बताते हैं कि इसके स्कल से मानव के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जबकि गर्भवती महिलाओं में लैक्टेशन बढ़ता है। इसका मांस एक टॉनिक के तौर पर भी काम करता है। पेंगोलिन के शरीर के भागों का इस्तेमाल नाइजीरिया जैसे देशों में कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी है कि जिस तरह से चीन में इसके शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल होता है, यही वजह है कि इस जीव के कुल कानूनी व्यापार में करीबन 99% हिस्सेदारी चीन की है। इसको देखते हुए दुनिया भर के 99 देशों ने UN कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा में पेंगोलिन स्केल स्टॉकपाइल घोषित किया है।
UNODC यानी यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र की ही एक एजेंसी है। यह एजेंसी उन बातों पर प्रयास करती है कि किस तरह दुनिया को नशीले पदार्थों, संगठित अपराधों, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से सुरक्षित रखा जाए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे एंटीबॉडी के बारे में जानकारी दी है जो लैब कल्चर्ड कोशिकाओं में कोरोना वायरस को बेअसर करने में सफल रहे हैं। इसे कोविड-19 के नए उपचार के तौर पर एक संभावना के रूप में देखा जा रहा है। यह दोनों छोटे और स्टेबल एंटीबॉडी साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले स्तनपायी जानवर लामा से लिए गए हैं। दरअसल ये एंटीबॉडी प्रोटीन ACE2 के साथ कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के इंटरेक्शन को रोक देते हैं। इसमें कोशिकाओं में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं हो पाता। कोरोना वायरस प्रोटीन ACE2 का उपयोग कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमित करने के लिए गेटवे के रूप में करता है। आपको बता दें कि 2002-2003 में सार्स वायरस के खिलाफ इन एंटीबॉडी ने कोशिकाओं में वायरस के संक्रमण को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आइए अब जल्दी से मैप सेक्शन पर डालते हैं नजर। आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश बोत्सवाना की। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित लैंडलॉक्ड देश है। यह दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया से सीमा साझा करता है। मकर रेखा इस देश से होकर गुजरती है। देश का अधिकांश क्षेत्रफल कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की सीमा जाम्बेजी नदी के पास आकर मिलती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच सीमा बनाती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। उत्तरी बोत्सवाना में ओकावांगो नदी ओकावांगो डेल्टा का निर्माण करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड डेल्टा है। सबसे ज्यादा आश्चर्य ये है कि यहाँ पर पानी मरुस्थल में है। ओकावांगो नदी कालाहारी मरुस्थल की सूखी रेत के साथ मिलकर इसका निर्माण करती है। ओकावांगो डेल्टा को साल 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आज हम आपको यूक्रेन के मैप के साथ छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में इस देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मानवीय सहायता दी गई थी। आपको यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में हम आपको यूक्रेन के मैप और उससे जुड़ी जानकारियों से रूबरू करवाएंगे। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों मध्य प्रदेश में रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। 750 मेगावाट के इस ऊर्जा संयंत्र में 3 सौर ऊर्जा उत्पादक इकाइयां हैं। इससे सालाना 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर के उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। यह भारत में सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। संस्कृति मंत्रालय ने NMM यानी राष्ट्रीय मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 वॉल्यूम्स को रीप्रिंट करने की परियोजना शुरू की है। हाल ही में इसके 5 खंडों का पहला सेट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया। मंगोलियाई कंजूर के सभी 108 खंडों की मार्च 2022 तक प्रकाशित हो जाने की उम्मीद है। मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ है संक्षिप्त आदेश। इसका संबंध विशेष रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए शब्दों से है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्तांबुल की 6ठी शताब्दी के हागिया सोफिया को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया है। इसका निर्माण एक चर्च के रूप में हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य द्वारा इस्तांबुल की विजय के बाद इसे एक मस्जिद में बदल दिया गया था। 1934 में इसे मस्जिद से संग्रहालय बना दिया गया। इस निर्णय पर ईसाइयों द्वारा गहरा रोष प्रकट किया गया है।
VNIR बायोटेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने RT-PCR डिटेक्शन के लिए स्वदेशी प्रतिदीप्ति जांच और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के मिश्रित रूप को लॉन्च किया। RT-PCR डिटेक्शन वर्तमान में कोविड-19 टेस्ट किट में इस्तेमाल होने वाली आणविक जांच है। VNIR बायोटेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के अधीन काम करता है। पाकिस्तान और चीन ने आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 700 मेगावाट की यह परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर बनाई जाएगी। $1.5 बिलियन की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत दूसरी बिजली परियोजना है। इससे पहले 1100 मेगावाट की कोहाला परियोजना के लिए समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था। इस साल के जून महीने में भारत 18 वर्षों के बाद पहली बार व्यापार में ट्रेड सरप्लस की स्थिति में रहा। हालांकि वस्तुओं के निर्यात में पिछले कुछ महीनों से कमी बरकरार है, पर उससे ज्यादा आयात में कमी देखी जा रही है। जून माह में $21.91 बिलियन का निर्यात और $21.11 बिलियन का आयात हुआ। इससे भारत के व्यापार संतुलन में लगभग $800 मिलियन का सरप्लस रहा। भारतीय नौसेना को 2032 तक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है। यह लड़ाकू विमान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह रूसी MiG-29 के कैरियर जेट की जगह लेगा। साथ ही 2022 तक पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के भी ऑपरेशनल होने की संभावना है। हाल ही में खोजा गया C-2020F3 नामक धूमकेतु 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचेगा। इसे नासा के नीओवाइज टेलीस्कोप ने खोजा है, जिसके बाद इसे नीओवाइज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यह धूमकेतु पृथ्वी की बाहरी कक्षा को पार करते समय लगभग 103 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा। सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देने के लिए इसके ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने की योजना बनाई है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इसके लिए एक डिस्कशन पेपर भी प्रकाशित किया। इस पेपर में गैस के खरीदारों के लिए पाइपलाइन के सिंगल चार्ज सिस्टम के उपयोग की बात रखी गई है। सरकार का यह प्रस्ताव 2030 तक भारत की ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 25% करने के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। संयुक्त अरब अमीरात के मार्स ऑर्बिटर की लॉन्चिंग को खराब मौसम के कारण आगे स्थगित कर दिया गया है। अमल या होप नाम का यह ऑर्बिटर अरब दुनिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इसे दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना था। होप मंगल पर मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। कोर्ट के मुताबिक ये अवांछित वाणिज्यिक संचार की गतिविधि में लगे हैं। दरअसल कोर्ट ने पेटीएम द्वारा डाली गई याचिका की सुनवाई में यह आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया था कि अथॉरिटी अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो कि फिशिंग के द्वारा पेटीएम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत के टाइगर सेंसस ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि हालिया टाइगर सेंसस में कैमरा ट्रैप विधि को बाघों की गणना में उपयोग में लाया गया था। भारत ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या दोगुनी करने के अपने संकल्प को तय समय 2022 से काफी पहले ही प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में देश में 2967 बाघ अनुमानित हैं, जो कि वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।